3 दिन बाद जयपुर। सुबह 5 बजे उठकर रुद्र जिम में चला गया। अपने बालों पर रबर बैंड पहनकर ट्रेडमिल पर तेज तेज भागने लगा। उसके ट्रेडमिल की स्पीड बहुत ही तेज थी। कानों में हेडफोन लगाए थे उसने। 5:30 बजे तक अनिरुद्ध भी वहां आ गया। रुद्र अभी भी ट्रेडमिल पर ही था। पसीने से पूरा शरीर भींगा हुआ था। आधे घंटे से वे ट्रेडमिल पर भागे जा रहा था। अनिरुद्ध ने उसे एक नजर देखा, फिर वे भी दूसरे ट्रेडमिल पर भागने लगा। रुद्र ने अनिरुद्ध को देखा तो उसने ट्रेडमिल बंद कर दिया। टॉवेल उठाकर पसीना साफ करने लगा। वे हाँफ रहा था। थोड़ी देर वे नॉर्मल सांसें लेता रहा और पुशअप करने लगा। अनिरुद्ध ने उसे घूरकर देखा और बोला, मैं भी हूं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग वगैरह भी विश करनी होती है किसी को। रुद्र पुशअप करते हुए रुक गया और अनिरुद्ध को देखते हुए उठकर बोला, गुड मॉर्निंग अनय। अनिरुद्ध ट्रेडमिल से उतरते हुए बोला, क्या गुड मॉर्निंग? चल क्या रहा है तेरा? पिछले कुछ दिनों से नाक पे गुस्सा लिए घूम रहा है। सारे सर्वेंट डरे बैठे हैं तुझसे। पहले तो कभी गुस्सा नहीं किया किसी पर, अब बड़ी गलतियां दिख रही है सबकी। खाना भी पसंद नहीं आ रहा। रुद्र ने अनिरुद्ध को इग्नोर किया और डंबल उठाकर बेंच पर बैठ गया और डंबल उठाने लगा। अनिरुद्ध को गुस्सा आ गया और बोला, उस वेटर्स के लिए कर रहा है सब। अनिरुद्ध बोल ही रहा था। रुद्र ने गुस्से से डंबल नीचे फेंक दिया और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया। अनिरुद्ध भी उसे गुस्से से घूर रहा था और बोला, रुद्र, गधा नहीं हूं मैं, सब समझ रहा हूं। पिछले 3 दिनों से भाग रहा है तू मुझसे। रूम में भी नहीं आने दे रहा मुझे। ऐसा तो कभी नहीं किया तुमने पहले। फिर लड़की, उसके लिए कर रहा है ना तू? पागल हो गया है? खुद को देख और उसे देख। बात करने की अकल नहीं है उसमें। रुद्र गुस्से से घूरते हुए बोला, जस्ट शट योर माउथ। हमारे भाई हो तुम, इसलिए सुन रहा हूँ। अगर कोई और होता तो यहीं जिंदा गाड़ देता, यहीं पर, ऐसी बदतमीजी के लिए। भूलो मत, राजस्थान के हुकुम सा हैं हम। थोड़ा तमीज से रहो। दोबारा किसी लड़की की डिसरिस्पेक्ट की तो हम भूल जाएंगे तुम कौन हो। कीप इट इन योर माइंड, गेट दैट? रुद्र भी गुस्से से घूरते हुए अनिरुद्ध को बोल रहा था। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल आ गई और तालियां बजाने लगा और बोला, ग्रेट हुकुम सा। हमें तो याद ही नहीं था कि आप हुकुम सा हो। हम तो समझते थे आप भाई हो हमारे। यही सोचकर भला करने चले थे। आपके बारे में सोच रहे थे। वे लड़की अच्छी है लेकिन वे आपके लिए नहीं बनी। जो भी लड़की आपके साथ जुड़ेगी वे आपकी बीबी के साथ साथ हुकुमरानी सा भी बनेगी। उस लड़की में एक भी गुण नहीं है आपसे जुड़ने का। वे नॉर्मल लड़की है, नॉर्मल लाइफ जीती है। वे ऐसे माहौल में रह ही नहीं पाएगी। रुद्र थोड़ा शांत स्वर में बोला, हमने कब कहा हम उन्हें अपनी लाइफ में लेकर आएंगे? जैसी लाइफ है हमारी, पता नहीं कल की सुबह देखेंगे भी या नहीं। हम किसी लड़की की लाइफ बर्बाद नहीं करेंगे। तुम्हें वहम है अनय? हम नाज को कभी अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बनाएंगे। हम किसी बात को लेकर टेंशन में हैं, इसलिए गुस्सा निकल रहा है सब पर। ये उनकी वजह से नहीं है। अनिरुद्ध रुद्र को देखकर बोला, अच्छा, तू भूल रहा है रुद्र, तुम्हारे साथ चलने वाली हवा की खबर रखता हूं मैं। और मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तू नाज को धोखे से राजस्थान बुला रहा है। रुद्र ने अनिरुद्ध से अपनी नजरें हटा ली और पानी की बोतल उठाकर खोलते हुए बोला, उन्हें राजस्थान दिखाना है बस। हम भेज देंगे उन्हें जल्दी वापस। अनिरुद्ध शांत होकर रुद्र के सामने जाकर बोला, रुद्र, ठीक नहीं है ये। तेरे टाइप की नहीं है वे। एक बार सोच कर देख यार। उसके सर पर उसके माँ बाप का हाथ भी नहीं है, बस एक दोस्त है। वे दोनों खुशी से रहती हैं। रहने दे उनको वहां पर। यहाँ आना ठीक नहीं रहेगा उसका। कहीं ऐसा ना हो तुम्हें पछताना पड़े यहाँ बुलाकर। ये प्यार सही? रुद्र अनिरुद्ध की आंखों में देखकर बोला, हमें प्यार नहीं है उनसे। बस उनकी पर्सनालिटी इंटरेस्टिंग लगी हमें। जरूरी नहीं कोई अच्छा लगे तो प्यार ही होगा। हम दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं। इतनी जल्दी प्यार तो नहीं होगा हमें किसी से, और नहीं करना है। टेंशन भरी जिंदगी है हमारी। अगर थोड़े दिन वे हमारे महल का माहौल ठीक कर देगी तो क्या है इसमें? हम कुछ गलत थोड़ी सोच रहे हैं। वे भी मुंबई से कभी बाहर नहीं गई। थोड़े दिन राजस्थान घूम लेगी। हम कुछ ही दिनों में वापस भेज देंगे उन्हें। अनिरुद्ध बोला, रुद्र, फिर बैंड बजा देगी तेरी। जब उसको पता चलेगा कि तूने उसे धोखे से बुलाया है, वे बोलने से पहले सोचेगी भी नहीं। फिर मत कहना कि हुकुम सा की बेइज्जती कर दी उसने।
मुंबई में तो चल गया, यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है तुझे। सारे राजस्थान में बात फैल जाएगी। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, हम सब हैंडल कर लेंगे। अपनी सलाह अपने पास रखो। रुद्र जाने लगा तो अनिरुद्ध पीछे से बोला, रुद्र, ऐसा ना हो तुम्हें उसकी सच में आदत हो जाए। तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, वे लड़की अच्छी है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं बनी। रुद्र बिना मुड़े ही बोला, हम जानते हैं। रुद्र इतना बोलकर चला गया। अनिरुद्ध उसे जाते हुए देखता रहा, फिर बोला, रुद्र, अपनी बेचैनी खत्म करने के चक्कर में गलती कर बैठेगा तू। तेरी आदत को मोहब्बत बनते देर नहीं लगेगी। बावरा हो रहा है तू। अनिरुद्ध ने तब तक रुद्र की तरफ देखा जब तक वे उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। फिर एक गहरी सांस लेकर खुद भी जिम से बाहर आ गया। आज उसका जिम करने का मन नहीं किया, वे भी उसके पीछे बाहर आ गया। दूसरी तरफ मुंबई में दोपहर के टाइम नाज के कैफे में काफी कस्टमर्स थे। ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे थे। नाज भी तेज तेज ऑर्डर रेडी कर रही थी। वे अपनी लाइफ में मस्त रहती थी। वे ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी चीजों को। अगले ही दिन उसका रुद्र पर से गुस्सा भी शांत हो गया और वे अपने काम में बिजी हो गई। सारा दिन तो उसका कैफे में निकल जाता। रात को जाते ही वे सो जाती। बस उसकी लाइफ में ये दो काम ही बचे थे। नाज कॉफी रेडी कर रही थी। इतने में कैफे के पियन किचन में आया और नाज को देखकर बोला, नाज मैडम, आपके लिए कोई लेटर आया है। नाज ने पियन को देखकर कहा, लाइए दीजिए। पियन ने बोला, मैडम, दरवाजे पर है। लड़का बोल रहा है कि आपको ही देंगे लेटर। नाज चिढ़ते हुए बोली, यार, काम बढ़ाने आ जाते हैं सब मेरा। ऐसा क्या है जो मुझे ही देनी है लेटर? ठीक है भैया, आ रही हूँ, बस कॉफी बना दूँ। पियन वहां से चला गया। नाज ने जल्दी से कॉफी रेडी की, फिर हाथ टॉवेल से साफ करके वे बाहर दरवाजे की तरफ भाग गई। वहां एक लड़का खड़ा था, हाथ में बैग लिए। नाज ने उसे देखा, फिर उसके पास जाकर बोली, हाँ जी भैया, दीजिए, कौन सी लेटर देनी है? लड़के ने नाज से एक पेपर पर साइन करवा लिए, फिर लेटर देकर चला गया। नाज ने लेटर को देखा तो उसके ऊपर लिखा था, रॉयल होटल फ्रॉम राजस्थान। नाज ने देखा तो बोली, ये कहाँ से लेटर आ गई? रॉयल होटल? ये क्या बला है? उसने पलटकर देखा, फिर खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे वे पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो रही थी। लेटर खत्म हुआ तो हैरानी से बोली, ओ तेरी, ये क्या है? नाज जल्दी से भागकर रिसेप्शन पर गई। वहां पर रिद्धि बैठी हुई थी। नाज ने आकर रिद्धि को वे लेटर दे दिया और बोली, रिद्धि, ये देख, एक 7 स्टार होटल वाले मुझे बुला रहे हैं। उनके यहाँ मेन सेफ रखेंगे मुझे, और सैलरी देख, 1 साल का पैकेज, 15 लाख का। रिद्धि भी हैरान हो गई। उसने भी लेटर रीड की जिसमें नाज के नाम की ज्वाइनिंग भी लिखी हुई थी। उसे परसों से ज्वाइन भी करना था। उसकी फ्लाइट टिकट भी ऑनलाइन बुक की हुई थी। रिद्धि ने हैरानी से नाज की तरफ देखा और बोली, नाज, ये सच में तुम्हें आया है? नाज ने अजीब सा देखकर बोली, और क्या यार, चल अंकल से बात करते हैं, देखते हैं कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। छोड़ूंगी नहीं उस फ्रॉड करने वाले को। रिद्धि और नाज दोनों वहां से अंकल के केबिन की तरफ चली गई। लकली आज वे भी कैफे में आए थे। दोनों जल्दी से अंदर गई। मैनेजर भी वहीं पर था। नाज को देखकर वे मुस्कुराने लगा। नाज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंकल के पास बैठ गई और लेटर देकर बोली, अंकल, ये देखिए, मुझे किसी होटल से जॉब ऑफर आई है। 7 स्टार होटल है। अंकल और मैनेजर ने जैसे ही सुना, वे भी हैरान हो गए। अंकल वे लेटर लेकर पढ़ने लगे। जैसे जैसे वे लेटर पढ़ रहे थे, वे भी हैरान हो रहे थे। नाज ने बड़ी क्यूरियोसिटी से अंकल को देखते हुए कहा, अंकल, कोई फ्रॉड तो नहीं होगा? चेक करिए एक बार। अंकल का चेहरा उदास हो गया। वे नाज को देखकर बोले, नाज, तू अपने अंकल को छोड़कर चली जाएगी? नाज भी उदास सी हो गई, फिर बोली, अंकल, हम एक बार कंफर्म तो कर ही सकते हैं ना? मुझे बस जानना है, मैं नहीं जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। अंकल के चेहरे पर स्माइल आ गई और बोले, ठीक है, मैं बात करता हूँ एक बार इस होटल में। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। अंकल ने अपने फोन से लेटर में दिए हुए नंबर पर कॉल किया। वे उठकर थोड़ा साइड में चले गए। अंकल के उठते ही मैनेजर नाज के पास आकर बैठ गया। नाज ने घूरकर उसे देखा तो वे जल्दी से वापस खड़ा हो गया। नाज उसे इग्नोर करके वापस अंकल को देखने लगी। अंकल जैसे जैसे बात कर रहे थे, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। थोड़ी देर बाद फोन कट किया और गहरी सांस लेकर
वे अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए नाज की तरफ मुड़ गए। नाज और रिद्धि गौर से अंकल को देख रही थी। अंकल उनके पास आकर नाज को देखकर बोले, नाज बेटा, कोई फ्रॉड नहीं है। हम ऑनलाइन भी फूड डिलीवर करते हैं ना। किसी ने तुम्हारा बटर चिकन टेस्ट किया था। वे उसी होटल के ऑनर थे। अब वे तुम्हें अपने होटल में सेफ रखना चाहते हैं। नाज और रिद्धि हैरानी से अंकल को देखने लगी। अंकल ने कहा, बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। 2 महीने के लिए तुम्हें राजस्थान में रहना है। बाद में तुम्हें मुंबई ब्रांच में शिफ्ट कर देंगे। वहाँ वे ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं तुम्हें। नाज अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और बोली, अंकल, मुझे नहीं जाना। मैं खुश हूँ यहाँ। मुझे बस कंफर्म करना था। बाकी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। 2 साल से यहाँ पर हूँ। अब ऐसे थोड़ी जा सकती हूँ मैं। अंकल थोड़ा घबरा गए, फिर बोले, बेटा, तुम्हें जाना चाहिए। नथिंग इज परमानेंट। तुम्हें अपने फ्यूचर को देखना चाहिए। बहुत अच्छी सैलरी है। मैं तो इतनी अच्छी सैलरी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें इतना अच्छा ऑफर मिला तो उसे जाने मत दो। बस 2 महीने की बात है, फिर तो वापस मुंबई ही आ जाओगी। नाज हैरानी से अंकल से बोली, अंकल, आप बोल रहे हो मुझे जाने के लिए? अंकल मुस्कुराकर बोले, हाँ बेटा, मैं तुम्हें आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी बेटी जैसी हो तुम। अगर तुम्हें तरक्की मिल रही है तो मैं बहुत ही खुश हूँ। रिद्धि भी नाज के पास आकर बोली, हाँ नाज, तुम्हें जाना चाहिए। इतना अच्छा ऑफर बार बार नहीं मिलता। तू कितनी टैलेंटेड है। अगर तेरे टैलेंट की मांग है मार्केट में तो तुम्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी बहुत ही खुश हूँ तुम्हारे लिए। नाज उदास होकर बोली, लेकिन तू अकेली रह जाएगी। तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ रिद्धि? रिद्धि मुस्कुराकर बोली, तू तो 2 साल से मेरे साथ है। उससे पहले भी तो मैं अकेले ही रहती थी। और 2 महीने की तो बात है। उसके बाद तो तू वापस आ जाएगी। तुम्हें जरूर जाना चाहिए। नाज अंकल और रिद्धि को देखने लगी। मैनेजर बेचारा उदास चेहरा लिए नाज को देख रहा था। नाज ने उदास सा चेहरा बनाकर कहा, लेकिन मैं तो कभी भी मुंबई से बाहर नहीं गई। राजस्थान में कहाँ रहूंगी? अंकल बोले, बेटा, वहाँ तेरे रहने का इंतजाम किया गया है। तुम टेंशन मत लो। एयरपोर्ट से तुम्हें पिक करने आएंगे। नाज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे भागकर अंकल के सीने से लग गई और बोली, थैंक यू अंकल। आपने हमेशा पापा की तरह मुझे प्यार दिया। मैं आपको कभी नहीं भूल सकती। अंकल उसके सर पर हाथ रखकर बोले, मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम खूब तरक्की करना जिंदगी में। मैं भगवान से प्रे करूंगा राजस्थान तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो। जब भी वापस आओ, खुशी खुशी वापस आओ। नाज इमोशनल हो गई। उसने मुस्कुराकर अंकल की गाल पर किस किया, फिर बोली, थैंक यू अंकल। हमारा कैफे भी इंडिया का नंबर 1 कैफे होगा एक दिन। अंकल भोला सा मुंह बनाकर बोले, मेरा सबसे अच्छा शेफ तो जा रहा है। रिद्धि भी इमोशनल हो गई वे अंकल की बात सुनकर। अंकल, क्या मैं अच्छी कुक नहीं हूँ? नाज और अंकल रिद्धि को देखने लगे, जो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। अंकल ने अपनी बाह फैला दी। रिद्धि भी आकर उनके गले लग गई। अंकल ने उसके सर पर हाथ फेरकर बोला, अब तेरे सहारे ही चलाऊंगा कैफे। तुम्हें नहीं जाने दूंगा कहीं भी। अंकल से मिलने के बाद दोनों उनसे अलग हुई। नाज की नजर मैनेजर पर गई, जो रो रहा था। आज नाज का दिल पिघल गया और वे मैनेजर के पास जाकर बोली, थैंक यू सर, आप बहुत ही अच्छे मैनेजर हो। हाँ, लेकिन मुझ पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप कोई अच्छी सी लड़की देखकर घर बसा लीजिए। 1-2 साल और निकल गए फिर आंटी भी नहीं मिलेगी आपको। नाज की बात पर सबके उदास चेहरे पर स्माइल आ गई। अंकल ने फोन में कुछ किया, फिर नाज से कहा, नाज, तेरे इस मंथ की सैलरी तेरे अकाउंट में डाल दी है। दूसरे स्टेट जा रही है। अगर जरूरत हुई तो कॉल करने से झिझकना मत। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। अंकल ने उसे घर जाकर पैकिंग करने के लिए कह दिया। उसे कल सुबह ही निकलना था। रिद्धि को भी उसके साथ ही छुट्टी दे दी। नाज सारे स्टाफ से मिली। किसी को भी पहले यकीन नहीं हुआ कि नाज ने जॉब छोड़ दी। फिर सब इमोशनल हो गए। इमोशनल तो नाज भी हो गई थी, लेकिन वे अपनी इमोशनल साइड बहुत ही कम दिखाती थी लोगों को। इसलिए सबके साथ हंसी मजाक करते हुए मिली। फिर रिद्धि के साथ वे कैफे से चली गई। अंकल की आंखें भर आई और खुद से बोले, सॉरी मेरी बच्ची, झूठ बोला तुमसे। लेकिन हुकुम सा ने वादा किया है तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वे भगवान हैं वहाँ के लोगों के लिए। किसी के साथ अन्याय नहीं करते हैं और ना ही होने देते हैं। शायद भगवान ने तुम्हारी जिंदगी में कुछ और ही लिखा है, जो खुद हुकुम सा ने बात की मुझसे तुम्हें वहाँ भेजने के लिए।
अंकल खुद ही सोचते रहे, फिर अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करके अंदर अपने केबिन में चले गए।